अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को थ्योरेटिकली तौर पे मुकम्मल कर लिया था। आज से इस चैप्टर की मश्क का बाकायदा आगाज़ करेंगे और इस सफ़र का आगाज़ होगा पहली मंजिल यानी कि कसीरुल इंतखाबी सवालात से। आज के लेक्चर में इस पहली मंजिल कसीरुल इंतखाबी सवालात के 7 सवालों को हल करना सीखेंगे और देखेंगे कि इनको किन तसव्वुरात की बिना पे, किन तसव्वुरात की बुनियाद पे हल करना है। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, जैसा कि मैं आपको लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूँ कि क्योंकि हम चैप्टर नंबर 17 का थ्योरेटिकल पोर्शन तो सारा ख़त्म कर आए हैं, तो अब मशक़ की पहली मंजिल कसीरुल इंतखाबी सवालात की जानिब बढ़ेंगे। कसीरुल इंतखाबी सवालात जब भी हल किए जाते हैं, एक ही नसीहत आपको करता हूँ कि आपने कोई एक इंतखाब सही मान के उसको फौरी तौर पे ठीक तसव्वुर नहीं कर लेना, बल्कि बाकी दिए गए इंतखाबात को पढ़ेंगे, समझेंगे। जब 100% यकीन हो जाए कि ये इंतखाब गलत है, फिर आगे की जानिब बढ़ेंगे और फिर जैसे ही सारे इंतखाबात पे हम इस तरह का अमल कर लेंगे तो उसके बाद उनमें से सबसे बेहतरीन इंतखाब को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसको मुंतखब कर लेंगे। तो चलें बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की जानिब। सवाल पूछा यह जा रहा है कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है इस्तिलाह, कि कंप्यूटर की इस्तिलाह में अगर आपको लफ्ज़ इंफॉर्मेशन का कहा जा रहा है, इंफॉर्मेशन का पूछा जा रहा है, तो बताएं कि उस इंफॉर्मेशन से क्या मुराद ली जाती है। तो चलें इंतखाबात पढ़ते हैं। अलिफ जुज़ में हमें दिया गया है कोई भी डाटा, बे में कहा गया है फालतू डाटा, जीम में प्रोसेस्ड डाटा और दाल जुज़ कह रही है कि ज़्यादा डाटा। अब अगर आपको याद हो, लेक्चर के दौरान मैंने डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर आपको फ़र्क करना सिखाया था। मैंने कहा था कि डाटा कोई भी बेतरतीब अंदाज में पड़े हुए हकायक या अशकाल हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से डाटा पड़ा हुआ है, बी डी ए सी। तो ये डाटा क्या कह रहा है, इससे मैं कौन सी मालूमात अखज़ कर सकता हूँ, मेरे इल्म में नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये डाटा मुझे क्या इंफॉर्मेशन पहुँचाना चाह रहा है। लेकिन अगर मैं इस डाटा को तरतीब दे दूँ, इस डाटा को प्रोसेस कर दूँ, तो डाटा को प्रोसेस करने के बाद, डाटा को तरतीब देने के बाद, डाटा फ़र्ज़ करें इस सूरत में आपको नज़र आए कि अब डाटा बन गया है ए, बी, सी और डी, यानी कि ये डाटा प्रोसेस हो चुका है। इस डाटा को हम तरतीब दे चुके हैं और अब ये डाटा नहीं रहा, बल्कि अब ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि ये जो डाटा था ये दरअसल इंग्लिश के पहले 4 हरूफ़े तहज्जी थे। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो चीज़ है यहाँ पे मौजूद, ये डाटा है जो कि बेतरतीब अंदाज में पड़ा हुआ है। इसको हमने ये भी कहा था कि ये बेमानी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, यानी कि हकायक और अशकाल हैं। और ये जो चीज़ है जो प्रोसेस हो चुकी है, ये अब डाटा ना रही बल्कि ये इंफॉर्मेशन बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप डाटा को प्रोसेस करेंगे तो उस प्रोसेस्ड डाटा से जो चीज़ हासिल होगी उसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो चलें देखते हैं कि इंतखाबात में से हमें कौन से इंतखाब के अंदर प्रोसेस्ड डाटा का इंतखाब दिया गया है। पहले जुज़ में हमें कहा जा रहा है कोई भी डाटा, तो इसका मतलब है कि ये वाला जुज़ तो रद्द हो गया। बे में कह रहा है फालतू डाटा, जी नहीं, ये चीज़ भी रद्द हो गई। जी में कह रहा है प्रोसेस्ड डाटा, बात ठीक है, लेकिन अभी दाल जुज़ पढ़ेंगे। ज़्यादा डाटा, जी नहीं, ये ऑप्शन भी रद्द कर ली जाएगी। तो आप सिर्फ एक ही बेहतरीन इंतखाब बचेगा और वो है प्रोसेस्ड डाटा का, और इसको हमने डिटेल में वजाहत के साथ देख भी लिया है कि क्यों प्रोसेस्ड डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। बढ़ते हैं
आज के अगले सवाल की जानिब, जिसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि सैटेलाइट और जमीन के दरमियान मुनासिब और ज्यादा तेज कम्युनिकेशन का जरिया कौन बनता है? अलिफ माइक्रोवेव्स, बे रेडियो वेव्स, जीम जूज है जी साउंड वेव्स, और दाल जूज है कोई भी लाइट वेव हो सकती है वो। तो फर्ज करें कि ये मेरे पास जमीन है और जमीन के ऊपर किसी इस जगह पे एक सैटेलाइट मौजूद है। आप जानते हैं कि सैटेलाइट के साथ सोलर पैनल्स भी लगे होते हैं। फर्ज करें मैंने सोलर पैनल्स बना दिए हैं और ये सैटेलाइट इस जमीन के गिर्द मुसलसल घूमती चली जा रही है। सैटेलाइट कहते ही ऐसी चीज को है जो चीज जमीन के गिर्द घूम रही हो। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना सिग्नल इस सैटेलाइट की मदद से किसी दुनिया के दूसरे कोने में भेजना चाहता हूं, फर्ज करें कि मैं अभी इस जगह पे मौजूद हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा सिग्नल इस सैटेलाइट के पास जाए, सैटेलाइट से टकराने के बाद दुनिया के किसी दूसरे कोने में फर्ज करें इस जगह पे पहुंच जाए, तो मुझे इस सिग्नल को भेजने के लिए किन वेव्स का इंतखाब करना पड़ेगा? पहली है जी माइक्रोवेव्स, दूसरी है रेडियो वेव्स। चलें पहले रेडियो वेव्स पे बात करते हैं। रेडियो वेव्स का हमने ये जिक्र किया था अपने लेक्चर के दौरान कि रेडियो वेव को अगर आपने अपने करीब तरीन इलाकों में रसाई हासिल करनी है, फर्ज करें कि आप रेडियो सुनना चाहते हैं या आप टेलीविजन पे कोई अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो वो सिग्नल आप तक पहुंचाए जा रहे होते हैं रेडियो वेव्स के जरिए। लेकिन अगर इन रेडियो वेव्स को आप बहुत दूर दराज के इलाकों तक रसाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें, तो ये वाली रेडियो वेव्स फिर गैर मौजू हो जाएंगी, नामुनासिब हो जाएंगी। वजह यह है रेडियो वेव्स माहौल में मौजूद जितने भी जर्रात हैं उनसे टकराएंगी और टकराने के बाद जो सिग्नल्स हैं उनके जाया होने के खदशात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब चूंकि हम अपना मैसेज, अपना पैगाम इन रेडियो सिग्नल्स के जरिए भेज रहे हैं, अब अगर रेडियो सिग्नल जाया हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा पैगाम किसी जगह पे जाया हो रहा है। तो इसका मतलब है कि रेडियो वेव्स थोड़े डिस्टेंस, थोड़े फासले तक तो ठीक रहेंगी, लेकिन अगर बहुत दूर सैटेलाइट में हमने इसे भेजना है, खला में भेजना है, तो उसके लिए रेडियो वेव्स मौजू नहीं होती। तो इसका मतलब है कि रेडियो वेव वाला इंतखाब हमने रद्द कर दिया। जीम जूस पे है जिसमें कह रहा है कि साउंड वेव्स। अब देखें कि सैटेलाइट है खला में मौजूद, खला में हवा नहीं है, और चैप्टर नंबर 11 का आगाज जरा अपने जहन में लेके आए जहां पे हमने ये बात तय की थी कि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि ऐसी वेव है कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी मीडियम या वास्ते की जरूरत होती है। अब जबकि खला में कोई चीज ही मौजूद नहीं है, ना हवा मौजूद है, ना कोई और जर्रात मौजूद हैं जो कि साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें, तो इसका मतलब यह है कि खला में साउंड वेव को तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब कि जीम जुज भी हमारे पास रद्द हो गया। दाल में कह रहा है कोई भी लाइट वेव, और हमने देखा था कि लाइट वेव्स के जरिए अगर आप सिग्नल भेजना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो खला के अंदर नहीं भेजेंगे बल्कि वो ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर भेजेंगे। तो यहां तो पूछा जा रहा है कि सैटेलाइट और जमीन के दरमियान, अब चूंकि सैटेलाइट खला में होती है तो हम ये लाइट वेव वाला जुज भी रद्द कर देंगे। तो सिर्फ हमारे पास एक ही इंतखाब बचा है और वो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का इंतखाब हम इसलिए करते हैं कि माइक्रोवेव खला में आसानी के साथ फासला तय कर सकती हैं, क्योंकि ये इस माहौल में मौजूद जर्रात से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं होती। तो उम्मीद करता हूं कि इस दूसरे सवाल की भी आपको समझ आई है। चलें बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की जानिब। तीसरे सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का बुनियादी ऑपरेशन कौन सा है? अलिफ जुज में कहा जा रहा है अरिथमेटिक ऑपरेशन, बे जुज में कहा जा रहा है नॉन अरिथमेटिक ऑपरेशन, जीम में कहा जा रहा है लॉजिक ऑपरेशन, और दाल में कहा जा रहा है अलिफ और जीम दोनों। अब यहां पे जो लफ्ज आया है अरिथमेटिक, इस अरिथमेटिक का क्या मतलब है? याद रखिएगा कि हिसाब के अंदर, मैथ के अंदर आप जितने भी ऑपरेशन करते हैं, फर्ज करें वो जमा का ऑपरेशन है,
वो मनफी का ऑपरेशन है, वो ज़रब का ऑपरेशन है। इन तमाम ऑपरेशंस को हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। और हमने कंप्यूटर की तारीफ ही कुछ इस तरह से की थी कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आला है जो जमा, ज़रब और तफरीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है अलिफ जुज़ ठीक लग रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये नसीहत की है कि एक सही जुज़ देख के आप उसको निशान नहीं लगा लेंगे, उसको मार्क नहीं काट लेंगे, बल्कि बाकी तमाम इंतखाबात भी पढ़ेंगे। नॉन अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो अब जब हम कह चुके हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है तो ये नॉन वाला तो रद्द कर दिया जाएगा। जी में कहा जा रहा है लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन हम चैप्टर नंबर 16 के अंदर पढ़ के आए हैं, जिसमें एंड, और, नॉट, नॉर और नैंड ऑपरेशंस हैं। तो कंप्यूटर के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो एंड ऑपरेशन भी कर सकता है, वो और ऑपरेशन भी कर सकता है, गर्ज के वो सारे के सारे लॉजिक ऑपरेशन कर सकता है। किस तरह से कि हमने कहा था और ऑपरेशन बिल्कुल जमा की तरह का है और एंड ऑपरेशन बिल्कुल ज़रब की तरह का है। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर ना सिर्फ अरिथमेटिक ऑप्शन करेगा बल्कि लॉजिक ऑपरेशन भी कर सकता है। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएं, क्या अलिफ लगाएं या जीम लगाएं? अभी दाल जुज़ पढ़ा हुआ है तो चलें क्यों ना वो भी पढ़ लें। दाल जुज़ में हमें कहा जा रहा है कि अलिफ और जीम दोनों। जी हाँ, और यही वो चीज़ है कि जहां मैं ये बात बार बार इस बात पे इसरार करता रहा हूं कि आपने एक जुज़ दे के मचल नहीं जाना, बल्कि आप तमाम इंतखाबात पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक सवाल के अंदर एक से ज़्यादा इंतखाबात ठीक हो। और यहाँ पे आप देख चुके हैं कि इन 4 में से 2 इंतखाबात ठीक हैं। तो अगर 2 इंतखाबात ठीक हैं तो हम दाल जुज़ का इंतखाब कर लेंगे कि अलिफ और जीम दोनों, यानी कि कंप्यूटर लॉजिक ऑपरेशन भी कर सकता है और कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो तीनों सवाल मैंने आपको समझाए हैं आपको समझ आ गए हैं। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवालात की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर के बकिया 4 सवालात आपके सामने बोर्ड पे लिखे जा चुके हैं। आगाज करते हैं चौथे सवाल से। सवाल नंबर 4 में पूछा यह जा रहा है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग है, यानी कि यहाँ पे सबसे अहम लफ्ज़ है कि कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कौन सा है। अगर आपको लेक्चर याद हो तो मैंने कहा था कि कंप्यूटर का दिमाग वो चीज़ होगी जो कि कंप्यूटर से सारे काम करवाएगी। तो चलें देखते हैं कि दिए गए इंतखाबात में से कौन सा बेहतरीन इंतखाब है कि जिसको हम ठीक तसव्वुर करेंगे। पहले जुज़ में हमसे कहा यह जा रहा है मॉनिटर। मॉनिटर हमने कहा था कि एक हार्डवेयर है, यानी कि मॉनिटर तो कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसको हम छू सकते हैं और इस मॉनिटर से स्क्रीन पे देखा जा सकता है, यानी कि ये कोई सारे काम तो कंप्यूटर से नहीं करवा सकती। तो इसका मतलब है कि जो अलिफ जुज़ है इसको हम रद्द करार देंगे, इसको रद्द कर देंगे। बे के पास चलते हैं। बे जुज़ हमें कह रहा है मेमोरी। मेमोरी तो कंप्यूटर का वो हिस्सा होती है जो किसी भी डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कंप्यूटर को अहकामात जारी नहीं कर रही होती कि अब आपने ये काम करना है या फलां हिस्से ने ये काम करना है। तो बेजुज़ भी रद्द कर दिया जाएगा। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये वो हिस्सा है कंप्यूटर का जो कि कंप्यूटर को तमाम अहकामात जारी करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। दाल कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट बुनियादी तौर पे CPU का ही हिस्सा है, तो इसको हम CPU के अंदर ही अगर कंसीडर करें तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। यहाँ पे CPU भी ठीक ऑप्शन है, कंट्रोल यूनिट भी बेहतर ऑप्शन है, लेकिन हम बेहतर में से बेहतरीन का इंतखाब करेंगे क्योंकि CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट भी आ जाता है। तो हम दाल की बजाय जीम को ठीक तसव्वुर करेंगे क्योंकि CPU एक बड़ा यूनिट है और कंट्रोल यूनिट एक छोटा यूनिट होता है। तो चलें बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 में हमसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सा अमल प्रोसेसिंग नहीं है। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेसिंग आखिर है क्या। प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग में हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसको तरतीब देते हैं और तरतीब देने के बाद उसका कोई हिसाब किताब, कोई कैलकुलेशन अगर लाजमी है तो हम वो काम सरअंजाम देते हैं। तो देखते हैं कि दिए गए इंतखाबात में से कौन सा ऐसा अमल है जो कि प्रोसेसिंग नहीं है। तरतीब देना
नई तरतीब देना तो हमारे पास प्रोसेसिंग होता है। तो अगर पूछा ये जा रहा है कि क्या तरतीब देना प्रोसेसिंग नहीं है, तो आप कहेंगे कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तरतीब देना तो दरअसल प्रोसेसिंग की एक किस्म है। जोड़ तोड़ करना, इस पे अभी फैसला करते हैं। हिसाब किताब करना, ये भी प्रोसेसिंग का एक हिस्सा है, तो ये जुज भी रद्द कर दिया जाएगा। दाल इकट्ठा करना, मैंने अभी प्रोसेसिंग का कहा कि आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, आप उसको तरतीब देते हैं और तरतीब देने के बाद हिसाब किताब करते हैं। तो इकट्ठा करना भी प्रोसेसिंग अमल है। उसने सवाल में पूछा है कि प्रोसेसिंग नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक जुज जो हमारे पास बचा है, जोड़ तोड़ करना, ये प्रोसेसिंग नहीं है। बाकी दिए गए जितने भी इंतखाबात हैं वो सारे के सारे प्रोसेसिंग की कोई ना कोई किस्म है। चलें आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की जानिब। छठे सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि मुंदरजा झैल में से किस से आप हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अलिफ जुज में कहा जा रहा है किताबें। देखें, किताब अगर आप पढ़ रहे हैं और वो किताब केमिस्ट्री की है, अगर मैं आपसे उस केमिस्ट्री की किताब में से फिजिक्स का टॉपिक पढ़ना चाहता हूं, तो लाजमी बात है कि मुझे केमिस्ट्री की किताब के अंदर फिजिक्स का टॉपिक, फिजिक्स का वो मौजू नहीं मिलेगा। फिजिक्स का मौजू समझने के लिए मुझे फिजिक्स की किताब का इंतखाब करना पड़ेगा। और अगर उसी केमिस्ट्री की किताब के अंदर जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मेरे पास मौजूद है, मैं चाहता हूं कि उससे तारीख, जोग्राफिया, फलसफा, ये सारी चीजें समझूं, तो ये बात नामुमकिन है, क्योंकि केमिस्ट्री की किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में बातें की जाएंगी। तो केमिस्ट्री की किताब से मैं हर किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे कि जो किताबें हैं ये हमारे पास महदूद होती हैं, इनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो महदूद होती है। ये हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मुहैया नहीं कर सकते। बेजुज में कह रहा है उस्ताद। देखें, जो उस्ताद होता है वो भी किसी ना किसी एक मजमून में माहिर होता है। फर्ज करें मैं एक फिजिक्स का उस्ताद हूं, आप मेरे पास कोई फिजिक्स का सवाल लेके आएंगे तो मैं फिजिक्स का सवाल, उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे तारीख का सवाल करेंगे, जोग्राफिया का सवाल करेंगे, तो कभी इम्कान है कि मैं आपको उस सवाल का जवाब ना दे सकूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस्ताद जो हैं वो भी इंफॉर्मेशन का एक महदूद जरिया है, यानी कि बेजुज भी हमारा गलत हो गया। जीम है कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर पे हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है? यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि कंप्यूटर में हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ गेमें पड़ी हुई हैं, तो मैं कहूं कि उस कंप्यूटर में जिसमें सिर्फ गेमें पड़ी हुई हैं, उधर से आप फिजिक्स का कोई लेक्चर निकाल के मुझे दिखाएं, तो क्या आप दिखा सकते हैं? क्या आप खुद उन गेमों वाले कंप्यूटर में से फिजिक्स की कोई क्लास ले सकते हैं, फिजिक्स का कोई टॉपिक समझ सकते हैं? तो जवाब होगा हरगिज नहीं। तो कंप्यूटर अकेला आपको तमाम इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे कि जीन जुज भी रद्द हो गया। इंटरनेट, ये वो अहम तरीन चीज है कि जो कि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देगी। देखिए, अगर कंप्यूटर के पास इंटरनेट है तभी वो सारी चीजों की एक्सेस आपको देगा, रसाई आपको देगा। फिर आप वेब ब्राउजर पे जाएंगे, जो चीज आपने पढ़नी है उसकी वेबसाइट लिखेंगे। वेबसाइट लिखने के बाद आप मुतलका टॉपिक तक, मुतलका मजमून तक, मुतलका मौजू तक पहुंच सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं है तो कंप्यूटर पे बैठ के आप क्या कर सकेंगे? आपके कंप्यूटर में जो चीजें ऑलरेडी सेव हैं, आप सिर्फ उन्हीं से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। तो इसको हम ये कह देंगे कि इन तमाम इंतखाबात में से दाल जूस सबसे बेहतरीन इंतखाब है जिसको हमने मुंतखब किया है। आखिरी और 7वां सवाल, उसकी जानिब बढ़ते हैं। इसको नंबर दे दें यहाँ पे कि ये 7वां सवाल है आपकी किताब का। इस सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि ईमेल किस शय का मुखफ़फ़ है? मुखफ़फ़ कहते हैं कि ईमेल को अगर हम खोल के पढ़ें तो ई का क्या मतलब है? तो ई का क्या इमरजेंसी मतलब है, क्या इलेक्ट्रॉनिक है, या एक्स्ट्रा है, या एक्सटर्नल है? अब देखिए, ये सारे के सारे शुरू तो ई से ही हो रहे हैं, लेकिन इनमें से हमने वो इंतखाब मुंतखब करना है जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे मुनासिब है। पहली चीज है जी इमरजेंसी मेल। देखें जी, इमरजेंसी मेल तो कोई भी नहीं होती, उसको हम ईमेल का नाम नहीं देते, तो ये वाला जूस तो रद्द हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मेल,
ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ای میل الیکٹرانک میل کا مخفف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں الیکٹرانکس کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا پیغام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا سکتے ہیں. یعنی یہ جز ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن پہلے ہم باقی 2 انتخابات پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنا حتمی فیصلہ دیں گے. جی میں کہہ رہا ہے ایکسٹرا میل. نہیں جی، ایکسٹرا میل تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایکسٹرنل میل، بیرونی میل، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تو پڑھا ہے کہ ای میل الیکٹرانک میل کا مخفف ہے، تو دال والا جز بھی غلط تصور کیا جائے گا اور صرف بے جز کے اوپر، بے انتخاب کے اوپر ہم اپنا فیصلہ جاری کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی کثیر الانتخابی سوالات تھے آپ کو سمجھ آ گئے ہیں. ہم نے ایک ہی ٹیکنیک اپنائی ہے کہ باری باری ہر جز کو چیک کیا ہے، اپنے تصورات کا اطلاع کیا ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے 100% یقین حاصل کیا ہے. جی تو میرے عزیز طلباء اور طالبات، آج سیکھ چکے ہیں آپ چیپٹر نمبر 17 کے کثیر الانتخابی سوالات. ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے، کس طرح سے دیے گئے انتخابات میں سے سب سے بہترین انتخاب کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کو منتخب کرنا ہے، یہ میں ساری چیزیں سکھا چکا ہوں آج کے لیکچر میں. اسی کے ساتھ ہمارے مشق کی پہلی منزل عبور ہو چکی ہے. آئندہ آنے والے لیکچر میں دوسری منزل کی جانب بڑھیں گے، جس کا نام ہے سوالات کا اعادہ. اس وقت کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.